जो कि यहाँ पे एंटीरियर पोटिट्री में एक निमाहिका पल्संचरण यानी कि सारा ब्लड होके कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा अग्र पीयूष ग्रंथि को, और पश्च पीयूष ग्रंथि से ये एक्सॉन के थ्रू क्या होता है, ये डायरेक्टली क्या होते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, किसी को लेबर पेन नहीं होता है तो उसको आर्टिफिशियली तरीके से ऊपर से ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं ताकि उसको लेबर पेन हो। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं और मिल के क्या करते हैं, कैल्शियम के लेवल को बॉडी में मेंटेन रखने का काम करते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर और फिजिक्स वाई पंकज सर की क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो सीरीज़ चला रहे हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट्स किया करिए और हमें बताया करिए, हमें भी बहुत खुशी होगी जान के कि हम जो पढ़ा रहे हैं उससे आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हो रहे हैं और आपको कितनी हेल्प मिल रही है। ठीक है, तो देखो आज इस सीरीज़ का हम लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है इससे पहले आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े सारे के सारे आपको क्लियर होंगे। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम, और किस किस हार्मोन का क्या क्या फंक्शन होता है, वो कहाँ से रिलीज होते हैं, अगर उनका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए, उनका श्रावण ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, उनका श्रावण कम हो जाए तो क्या होगा, कौन सा डिजीज़ होगा, कौन सा बॉडी में नुकसान होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो लास्ट हमने जो चैप्टर पढ़ा था याद है अगर आपको, तंत्रिका तंत्र वाला, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ, अंतःस्रावी जो तंत्र है उसके साथ मिलकर काम करता है। तंत्रिका तंत्र जो है वो एक फास्ट प्रोसेस है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, वो एक स्लो प्रोसेस है, जहाँ पे क्योंकि हार्मोन्स के माध्यम से काम होता है तो इसलिए क्या होता है, वो एक स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, पर ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलके दोस्तों की तरह काम करते हैं। तो आज ही हमारा लास्ट चैप्टर है और चलो बिना किसी देरी के अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है भाई, आपको नाम से ही पता चल रहा है, रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। अब ये देखो आपकी बॉडी में फर्स्ट ही जो डायग्राम है ये क्या दिखाया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह से देखो, जैसा ये हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे पेनियल ग्लैंड होती है, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि मिलती है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका थायराइड एवं पैराथायराइड मिलता है, यहाँ पे आपके अग्नाशय है जो अग्नाशय रस का सिक्रीशन करते हैं, यहाँ पे देखो आपके अधिविक्र ग्रंथि है, यहाँ पे आपके अंडाशय है मादा में, और अगर ये मेल बॉडी होती तो वृषण कहाँ पे होते, आपके नर में होता। तो ये जो पूरा डायग्राम है ये इस चीज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो चलो भाई बिना किसी देर के क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या कह रहा है आपको। ठीक है, फर्स्ट पेज जो आपका एनसीईआरटी का है वो आपको क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। तो देखो ये कह रहा है कि हम अध्ययन कर चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों के बीच एक क्या करता है, बिंदु दर बिंदु एक समन्वय का कार्य करता है, और तंत्रिकी समन्वय काफी तेज लेकिन अल्प अवधि का होता है, और तंत्रिका तंतुओं द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं का तंत्रिकायन नहीं होने के कारण कोशिकीय क्रियाओं के लिए तथा निरंतर नियमन के लिए एक विशेष प्रकार के समन्वय की आवश्यकता होती है, और ये किसके द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर शरीर की सारी क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करते हैं। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, आई एम श्योर आपको क्लियर होगा। क्लियर है ना। अब देखो अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन, आपका जो दूसरा पेज है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं, ये बात याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, पहले यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लिख देते हैं। हम क्या लिखेंगे, हम लिख रहे हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो किसका श्रावण करती हैं, हार्मोन्स का। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं भाई वो किसका श्रावण करती हैं, श्रावण करती हैं हार्मोन्स का। किसका करती हैं बेटा, हार्मोन्स का। फर्स्ट
आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनमें नलिकाएं नहीं होती हैं। नलिकाएं नहीं होती हैं का मतलब क्या होता है, ये एक डक्टलेस ग्लैंड होती है। डक्ट नहीं, नलिका जैसे नलिकाओं के अंदर बह के नहीं जाता है हार्मोन, तो ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, यानी कि नलिकाओं रहित होती हैं। ठीक है, अतः ये नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती हैं और इनका स्राव ही क्या कहलाता है, हार्मोन कहलाता है। अब हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में किए जाने वाले रसायन है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज हार्मोन, हार्मोन क्या है, तो आप क्या बताओगे कि हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन है जो दूरस्थ लक्ष्य अंग तक पहुंचाए जाते हैं। मतलब कि हार्मोन जहां पे सिक्रीट हो रहे हैं वो क्या है, एक तो डक्टलेस है, ठीक है, और वो दूर किसी अंग में जाके उसका क्या करते हैं, इफेक्ट दिखाते हैं। जरूरी नहीं है कि पास में इफेक्ट दिखाए, वो सिक्रीट हो के दूर तक जाते हैं और उसका क्या करते हैं, अपना इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो थी परिभाषा आपकी पुरानी थी, अब इस परिभाषा को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया है और अब नई परिभाषा क्या है कि हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में, छोटी मात्रा में उत्पन्न किए जाने वाले अपोषक रसायन हैं। अपोषक रसायन मतलब क्या होता है कि मतलब उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, वो आपके बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रदान कर रहे हैं, अपोषक रसायन हैं और जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में काम करते हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं, संदेशवाहक के रूप में काम करते हैं। कि देखो जैसे मैंने आपको ये तंत्रिका तंत्र वाले में भी बताया था कि आपको भूख लगी है तो आपका पेट थोड़ी ना बताएगा, हार्मोन्स के माध्यम से आपको पता चलेगा। ठीक है, या आपको सूचना जानी है, सूचना आनी है, ठीक है, या आपको कोई चीज़ करनी है, आपका किसी कोई चीज़ करने का मन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों का कंट्रोल कहाँ होता है, हार्मोन्स के पास ही होता है। ठीक है, तो ये एक संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। अतः इस नई परिभाषा के अंतर्गत सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के अतिरिक्त कई नए अणु भी सम्मिलित हो जाते हैं। अब देखो अकशेरुकियों में कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है, जबकि जो कशेरुकी होते हैं क्योंकि वो हाईली डेवलप्ड होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो हाईली डेवलप्ड होते हैं, तो उनमें कई रसायन हार्मोन की तरह कार्य कर उनसे समन्वय स्थापित करते हैं। यहाँ मानव अंतःस्रावी तंत्र का वर्णन किया गया है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जो मानव का अंतःस्रावी तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखो ये डायग्राम फिर से आ गया जो हमने अभी फर्स्ट पेज पे देखा था, याद है ना, ठीक है, याद है कि नहीं याद है। अब देखो हमें क्या देखना है, हमें कुछ चीजें देखनी है, जो पॉइंट्स देखने हैं। जैसे कि हमने देखा कि हार्मोन्स क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन का श्रावण करता है। फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है। सेकंड पॉइंट ये याद रखना है कि हार्मोन्स जो होते हैं वो एक डक्टलेस ग्लैंड में जाते हैं, एक संदेशवाहक की तरह काम करते हैं, एक रासायनिक सूचक की तरह काम करते हैं, ये बात याद रखना है। और क्या याद रखना है कि जो हमारे हार्मोन्स हैं जिनके बारे में अभी हमने देखा, तो हार्मोन्स में क्या है बेटा कि वो गैर पोषण में है, मतलब नॉन न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट्स के अलावा क्या है, गैर पोषक है। ठीक है, और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में वो संदेश ले जाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, एक कोशिका से निकलते हैं और दूसरी कोशिका तक जाते हैं, मतलब डिस्टेंस जो होता है वो कवर करके वहां तक जाते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। कम मात्रा में स्रावित होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत भर भर के स्रावित होंगे, बहुत ज्यादा हार्मोन्स निकलेंगे वो भी प्रॉब्लमेटिक है, बहुत कम हार्मोन्स निकल रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो इनका जो श्रावण है वो कैसा होता है, कम मात्रा में होता है। ठीक है, अब देखो रासायनिक रूप से हार्मोन्स को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, रासायनिक रूप से हार्मोन्स को 4 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो 4 प्रकार में डिवाइड किया गया। पहला कौन सा भाई, पेप्टाइड या प्रोटीन। ठीक है, पहला क्या है, पेप्टाइड या प्रोटीन। दूसरा क्या है आप बताओ, अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न। ठीक है, देखो पहला क्या है पेप्टाइड, दूसरा क्या है अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न, तीसरा क्या है आइडो हार्मोन्स,
और क्या हो सकता है, स्टेरॉयड। ठीक है, तो देखो रासायनिक रूप से हार्मोन्स को हम इन 4 भागों में विभाजित करते हैं बेटा। पेप्टाइड या प्रोटीन, जिसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशयी, ये सारे क्या है, पेप्टाइड है। दूसरा क्या है आपका, अमीनो अम्ल से व्युत्पत्त, जिसमें आपका एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन, ये जिसको आप एड्रेलिन, नॉन एड्रेलिन, ये सारा भी कहते हो, वो सब किस में आते हैं, अमीनो अम्ल से व्युत्पत्त। तीसरा क्या आपका आइडो हार्मोन, जिसमें आपका थायराइड आपने सुना है ना, थायराइड वाला T3, T4, थायरोक्सिन, ये हार्मोन्स आपके आते हैं। फिर चौथा क्या है, स्टेरॉइड। ठीक है, जिसमें आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे जो है हार्मोन्स इसमें किस में आ जाते हैं, ये आपके स्टेरॉइड में आ जाते हैं। ठीक है, T3, T4 ये सब इसमें आ जाएंगे। तो रासायनिक रूप से हमने हार्मोन्स को कितने भागों में विभाजित किया, 4 तरह में। ये देख लो, ये डायग्राम के माध्यम से अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट पोजीशंस होते हैं जहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं और जिनसे हार्मोन्स क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलें। अब हम देख लेते हैं बेटा कि हार्मोन्स की क्रिया विधि क्या होती है। क्या देखेंगे, हार्मोन्स की क्रिया विधि। तो इसमें हम 2 चीजें देखेंगे, 2 तरह के हार्मोन्स देखेंगे और उनकी क्रिया विधि देखेंगे। हम देखेंगे कि एक जो हार्मोन होता है उसको मैसेंजर की जरूरत पड़ती है, सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ती है। दूसरा जो होता है वो उसको उस सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो पहला जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है प्रोटीन हार्मोन या अमीनो अम्ल या पेप्टाइड, और दूसरा स्टेरॉइड या फिर आइडो। जो अभी हमने पिछला 4 पढ़ा था ना, उन्हीं को हम 2-2 में बांट लेंगे। ठीक है, तो एक साइड हम लिख सकते हैं प्रोटीन, अमीनो अम्ल, ये मेरे साथ आप भी लिखो। ठीक है, ये आप भी मेरे साथ लिखा करो बेटा। ठीक है, ताकि आपको भी ये सारी चीजें क्या हो, क्लियर होती जाए। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, स्टेरॉइड या फिर आइडो हार्मोन। तो यहाँ पे हम इन दोनों की क्रिया विधि देखेंगे और यहाँ पे हम प्रोटीन, अमीनो अम्ल या फिर आप पेप्टाइड, जो भी आप लिखना चाहो, यहाँ पे हम उनकी क्रिया विधि देखेंगे कि हार्मोन्स की क्रिया विधि इनमें और इनमें कैसा है। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो देखो, जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं बेटा, ठीक है, ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। ये बात अपन को याद रखनी है बिना भूले। और कैसे होते हैं, और होते हैं ध्रुवीय। क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि जल में घुलनशील होते हैं और ध्रुवीय होते हैं। जबकि जो स्टेरॉइड और आइडो हार्मोन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये वसा से बनते हैं। किससे बनते हैं, वसा से बनते हैं। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ये अध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं, कि जो प्रोटीन पेप्टाइड ये हैं ये क्या होंगे, ये जल में घुलनशील होंगे, ध्रुवीय होंगे। जबकि स्टेरॉइड, आइडो स्टेरॉइड, ये सब क्या होंगे, ये वसा से बने होते हैं और ये अध्रुवीय होते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इनकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, पहले क्या कर लेते हैं, इनकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो हमने देखा, मान लो हमने कोशिका बना ली, ये एक कोशिका है। ठीक है, ये क्या है, एक सेल है या फिर कोशिका है। ठीक है, अब देखो ये हार्मोन्स ये वाले काम कर रहे हैं। ठीक है, कौन से भी, प्रोटीन, अमीनो अम्ल या पेप्टाइड, जो कि जल में घुलनशील है। अब ये आए, ठीक है, तो क्या होगा, जब ये आएंगे यहाँ पे प्राथमिक सूचक की तरह आएंगे। अब इनको सेल के अंदर जाना है। क्या करना है, सेल के अंदर जाना है। लेकिन ये कैसे हैं, जल में घुलनशील है, ध्रुवीय है, तो डायरेक्ट क्या है, नहीं जा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये अध्रुवीय है। ठीक है, तो ये प्राथमिक सूचक
आए, कहते हैं भैया हम सूचना लेने आए हैं, हमको जाने दो घर के अंदर। अब ये आध्रुवी, या तो आध्रुवी में जाएगा या तो ध्रुवी में जाएगा, अपोजिट तो जाएगा नहीं, तो ये इसको घुसने नहीं देगा। ये बोलेगा नहीं भैया तुम हमारे घर में अंदर नहीं आ सकते हो। तो ये कह रहा है कि नहीं भाई मैं सूचना भी तो लेके आया हूं ना किसी को तो बताना ही पड़ेगा कि क्या सूचना है। जैसे कि क्या होता है, एक मिनट भाई, ठीक है, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि आपके घर में कोई आता है ना पार्सल वाला, तो वो घर के अंदर डायरेक्ट तो नहीं आता है ना, आता है तो फिर गेट से उससे पार्सल कोई और रिसीव करता है, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली उसको घर में नहीं घुसने देते हो। लेकिन अगर कोई आपका रिश्तेदार हो गया जो आपसे मैच खा रहा हो, तो आप उसको घर में बैठाएंगे, चाय पानी भी पिलाएंगे। तो यहाँ पे सेम कंडीशन है, प्राथमिक सूचक आया तो ये सेल कह रही है कि भैया तुम नहीं आ सकते हो। तो ये कहता है ठीक है, सेल कहती है ठीक है भैया हम एक ग्राही भेज देते हैं, हम एक रिसेप्टर भेज देते हैं, तुम उसको सूचना दे दो, वो ले आके दे देगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इस मेम्ब्रेन पे क्या होता है, एक रिसेप्टर और ग्राही होता है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और ग्राही होता है, जो कि उससे क्या कर लेता है, सूचना ले लेता है। और अब यहाँ पे प्रतिक्रिया होगी और क्या होगा, द्वितीय सूचक काम करेंगे। अब ये इसको लेके किसको क्या करेगा, द्वितीयक सूचक को दे देगा। किसको दे देगा, द्वितीयक सूचक को दे देगा, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं आ सकता है तो उसने अपना इंफॉर्मेशन दूसरे को दे दिया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, द्वितीय सूचक को दे दिया, ठीक है। अब जो है ये द्वितीय सूचक जो होंगे ये क्या करेंगे, ये करेंगे कार्यकी प्रतिक्रिया विकसित। क्या करेंगे, अब ये आगे उसको ले जाएंगे और क्या करेंगे, कार्यकी प्रतिक्रिया विकसित। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये बताओ, यहाँ पे आपने देखा कि आपको किसकी जरूरत पड़ रही है, आपको द्वितीय सूचक की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। किसकी सूचक जरूरत पड़ रही है बेटा, द्वितीय सूचक की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं आ सकते हैं, इसलिए किसकी जरूरत पड़ेगी, द्वितीय सूचक की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको ये जो दिखेंगे द्वितीय सूचक, ये इनमें भी क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन को आगे ले जाएंगे, ये उसको क्या करेंगे, आगे चलाने का काम करेंगे, ठीक है। अब दूसरा अगर आप देख लो, जो स्टेरॉइड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जब प्राथमिक सूचक आएंगे, ठीक है, प्राथमिक सूचक आएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे प्राथमिक सूचक आए और चूंकि ये भी आध्रुवी है और ये भी आध्रुवी है, ये कहेगा आओ भैया मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं, तो वो सीधा अंदर आ जाएंगे। ये इनका केंद्रक है, ठीक है। अब ये सीधे कहाँ तक चले आएंगे, घर के अंदर तक, आपके सोफे तक, आपके बेडरूम तक, सीधे अंदर तक आ जाएंगे। यहाँ पे किसी द्वितीय सूचक की तो जरूरत नहीं होगी, पर यहाँ पे जो इनका केंद्रक है कोशिका के अंदर, वहां पे इंट्रासेलुलर ग्राही इनको मिलेंगे, वो इंफॉर्मेशन ले लेंगे। कौन मिलेगा, केंद्रक के अंदर, ये याद रखना, केंद्रक के अंदर इंट्रासेलुलर ग्राही जो है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रोटीन हार्मोन्स की क्रियाविधि और वो स्टेरॉइड और आइडो हार्मोन्स की है। स्क्रीनशॉट ले लो और या फिर क्या कर लो, या फिर बना लो, ये आपको पता होना चाहिए कि इनका क्रियाविधि क्या है, ठीक है। हाँ, एक चीज और आपको याद रखनी है कि यहाँ पे जो सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं वो आपको कितने तरह के दिखेंगे। तो देखो ये सेकेंडरी मैसेंजर्स जो हैं ये हम लिख देते हैं IP3 कैल्शियम। यहाँ पे ये जो IP है ये इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट है, फिर इसके बाद कैल्शियम है CAMP CGMP, यानी कि साइक्लोसिन एडनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लोसिन गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो क्या है CAMP और CGMP, ये इतने तरीके के आपके द्वितीय सूचक यहाँ पे क्या होते हैं, यूज होते हैं, ठीक है। तो ये लिख लो भाई, क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लिख लो, लिख लो, फिर आगे चलते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्या करेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। हो गया, आगे चलें, चलो। अब हम क्या देखते हैं, अब ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो सबसे पहला जो हम देख लेते हैं अपना हाइपोथैलेमस, क्योंकि हमने ऊपर से ही शुरू किया था, ठीक है। तो उनकी क्रियाविधि देख लेते हैं कि क्या किसका फंक्शन होता है,
क्या कौन काम कर रहा है। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इस स्ट्रक्चर में आपका क्या है, ये ऊपर क्या है आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और यहाँ पे हाइपोथैलेमस में समझ लो आपकी ये अग्र पीयूष ग्रंथि है, और ये मिडिल है, और ये क्या है, पश्च पीयूष ग्रंथि है। अग्र पीयूष ग्रंथि थी और ये क्या है, पश्च पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। ये क्या है आपका हाइपोथैलेमस है। अब देखो जो हम समझा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझना है बेटा, कि हाइपोथैलेमस में जो अग्र पीयूष ग्रंथि है, इसको एडेनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। यहाँ पे पाया जाता है एक निहायिका तंत्र निमाहिका तंत्र। आपने जब सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने पढ़ाया था तब मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि बहुत सारे निमाहिका तंत्र होते हैं, याद करो, अगर नहीं याद है तो आप वो वीडियो वापस जाके देख लेना। तो ये हाइपोथैलेमस सॉरी ये हाइपोथैलेमस इस निमाहिका तंत्र के थ्रू इस अग्र पीयूष ग्रंथि को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, यहाँ से ब्लड यहाँ तक आता है, और ब्लड के साथ क्या आता है, इंफॉर्मेशन आती है, किसके लिए, अग्र पीयूष ग्रंथि के लिए। तो ये निमाहिका तंत्र है जिसके द्वारा हाइपोथैलेमस अग्र पीयूष ग्रंथि को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। अब देखो जो पश्च पीयूष ग्रंथि है उसको कैसे कंट्रोल करता है, उसको डायरेक्टली कंट्रोल करता है। डायरेक्टली कैसे कंट्रोल करता है, ये जो यहाँ पे एक्सॉन पाए जाते हैं वो एक्सॉन यहाँ तक आते हैं, ठीक है, उनकी लंबाई ज्यादा होती है और वो यहाँ तक आता है। तो पश्च पीयूष ग्रंथि को ये डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, जबकि अग्र पीयूष ग्रंथि को ये एक तंत्र यानी कि निमाहिका तंत्र के द्वारा ही क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं, जो अब हमने देखा कि जो हाइपोथैलेमस है जिसमें आपके प्रोटीन, पेप्टाइड, ये सारी चीजों में यही इसी से बना है ना, पेप्टाइड, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस है बेटा, ये क्या कर रहा है, ये RH यानी कि रिलीजिंग हार्मोन करके अग्र पीयूष ग्रंथि को क्या कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है। अग्र पीयूष ग्रंथि को रिलीजिंग हार्मोन RH है, यहाँ पे लिख सकते हो, रिलीजिंग हार्मोन को भेजकर उसको क्या कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है कि जा भाई तू ये हार्मोन का सिक्रीशन कर, तू जाके ये काम कर। फिर एक संदमित हार्मोन यानी कि इनहिबिटरी हार्मोन करके इसकी क्रियाविधि को रोक भी रहा है, संदमित करके यानी कि संदमित करके इनहिबिटरी के थ्रू क्या करेगा, इसकी क्रियाविधि को रोकेगा भी। तो हाइपोथैलेमस जो है वो क्या कर रहा है, वो रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू अग्र पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित कर रहा है, काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और संदमित हार्मोन की मतलब मदद से उसको कार्य करने से रोक रहा है, या उसकी क्रियाविधि को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। बताओ, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा, आगे देखेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में, क्योंकि हमने क्या देखा, हमें क्या पढ़ना है, पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हमने देखा कि एक एंटीरियर पीयूष ग्रंथि थी और क्या था, एक पोस्टीरियर पीयूष ग्रंथि थी। एक को एडेनोहाइपोफाइसिस बोल रहे हैं, एक को न्यूरोहाइपोफाइसिस बोल रहे हैं। अग्र सॉरी मेरे को खांसी आ रही है थोड़ी। अग्र पीयूष ग्रंथि एक को बोल रहे हैं और दूसरे को बोल रहे हैं पश्च पीयूष ग्रंथि। क्या बोल रहे हैं, पश्च पीयूष ग्रंथि। इन दोनों के बीच में है एक आपको मिडिल का भी भाग मिलता है, जिसको अभी हम देखेंगे। अग्र पीयूष ग्रंथि जो होती है बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है, उसमें क्या होते हैं, आपको कितनी लेयर्स आपको देखने को मिलती हैं, उसमें आपको 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं। एक को हम बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, पार्स ट्यूबेरिस और पार्स इंटरमीडिया। जबकि पश्च पीयूष ग्रंथि में हमें 3 देखने को मिलती है, पार्स नर्वोसा, इनफंडिबुलम और मीडियम एमिनेंस, ठीक है, ये देखने को मिलती है। अब एडेनोहाइपोफाइसिस से कितने हार्मोन्स निकलते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखो कौन कौन से निकलते हैं, TSH, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। ACTH,
ठीक है। दूसरा क्या है आपका FSH और LH, FSH एंड LH। देखो TSH, ACTH, FSH और LH, PRL, और फिर क्या है ग्रोथ हार्मोन GH। ठीक है, अभी सबका क्या है फुल फॉर्म हम यहाँ पे लिख देंगे। TSH को थायरोट्रॉफ बोलते हैं, ACTH को कॉर्टिकोट्रॉफ बोलते हैं, FSH और LH को गोनोट्रॉफ बोलते हैं, PR को लैक्टोट्रॉफ या प्रोलैक्टिन आप बोल सकते हो, लैक्टोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, और जो GH या STH को सोमेटोट्रॉफ, यानी GH को आप STH भी बोल सकते हो और इसको सोमेटोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? तो आप मेरे साथ बना लो। TSH का फुल फॉर्म क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिख देते हैं हम यहाँ पे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वैसे ही जो ACTH है इसका फुल फॉर्म है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। FSH का क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलाइजिंग हार्मोन। क्या है? SHH, हाँ ठीक है। GH का क्या है? ग्रोथ हार्मोन है। तो ये इनके क्या है? ये इनके सारे फुल फॉर्म है। ठीक है बेटा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, PRL का है प्रोलैक्टिन या लैक्टोट्रोपिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन लैक्टोट्रोपिक आप दोनों में से कुछ भी ये बोल सकते हो। तो ये सारे जो हार्मोन है कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं आपके? वो आपके सिक्रीट हो रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा जो आपका मिडिल पार्ट है, जैसे मैंने बोला था ना कि एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, और उन दोनों के बीच का जो मध्य का भाग है वहां से सिक्रीट होता है MSH, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? MSH, मिलानोसाइट्स, मिलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग, SS से क्या बनेगा? स्टिमुलेटिंग हार्मोन। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, ये जो इंटरमीडिएट है, ये पहले और दूसरे के बीच का जो जोन है उसको हम इंटरमीडिएट जोन कह रहे हैं। और ये अब जो है ह्यूमंस में हम क्या कहते हैं इसको, मैमल्स में हम क्या कहते हैं? दिस इज ए वेस्टिजियल हार्मोन। क्या है ये? वेस्टिजियल हार्मोन है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलता है जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कह रहे हैं बेटा। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? इसमें हमें दो तरह के हार्मोन्स देखने को मिलते हैं। कितने तरह के हार्मोन्स देखने को मिलते हैं? दो तरह के हार्मोन देखने को मिलते हैं। और वो दो तरीके के हार्मोन हमारे क्या हैं? एक तो हमारा वैसोप्रेसिन है, दूसरा क्या है? ऑक्सीटोसिन है। क्या है? वैसोप्रेसिन या ADH। ADH के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, याद करिए, मैंने आपको बताया था। ADH के बारे में आप क्या कर चुके हैं? पहले भी पढ़ चुके हैं। और कहाँ पढ़े हैं ये बात आप मुझे बताएंगे। तो एक है ADH या फिर वैसोप्रेसिन, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं आपको। और दूसरा क्या है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, दूसरा क्या है? ऑक्सीटोसिन। समझ गए कि नहीं समझे? ये स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ले लिया? आगे चलें? चलो, ये हम देख चुके थे। हाँ, ये देखो आपका NCERT में भी वही डायग्राम बना के दिया हुआ है। ये हाइपोथैलेमस है, इसके पास हाइपोथैलेमिक तंत्र कोशिकाएं मिल रही हैं भाई, जो कि यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी में एक निमाहिका पल्स संचरण, यानी कि सारा ब्लड होके कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा अग्र पीयूष ग्रंथि को। और पश्च पीयूष ग्रंथि से ये एक्सॉन के थ्रू क्या होता है? ये डायरेक्टली क्या होते हैं? कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि तथा हाइपोथैलेमस के साथ इसका क्या संबंध है ये आपके NCERT में दिखाया गया है, जो कि मैंने भी आपको क्या करके बना के दिखाया है। ठीक है, अब दोनों जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है? डायनसेफेलॉन, अग्र मस्तिष्क का आधार भाग है। याद करो, हमने मस्तिष्क के बारे में अभी पिछली ही क्लास में पढ़ा था। और यह शरीर के विभिन्न प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करता है। इसमें हार्मोन का उत्पादन करने वाली कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं, जिसे न्यूक्ली कहते हैं। हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और स्राव का नियंत्रण करते हैं। और इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, जो कि हमने देखे। ठीक है, कौन कौन से?
एक गोनेडोट्रोपिक मुक्तकारी हार्मोन के स्राव पीयूष ग्रंथि में गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है। ये एक एग्जांपल दे रहा है कि जैसे हार्मोन, कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं, तो वैसे उसमें एक एग्जांपल दे रहा है कि जैसे जीएच होता है तो वो इससे निकलता है और इसको क्या करता है, इसके संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही सारे हार्मोन्स लिखे हुए हैं जो अभी मैंने आपको बताया। पीयूष ग्रंथि को आप देख लो कि पीयूष ग्रंथि एक सेला टार्सेला नामक अस्थि गुहा में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि अभी मैंने आपको दिखाया था, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है? पीयूष ग्रंथि एक सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है और एक वृंत द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। और आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि एडेनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस दो भागों में डिवाइड होती है, जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। ठीक है, एडेनोहाइपोफाइसिस दो भागों का बना होता है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। जबकि एडेनोहाइपोफाइसिस में आप 3 लेयर भी लिख सकते हो, जो मैंने अभी आपको बताया था कि पार्स डिस्टेलिस, पार्स ट्यूबरोसा और पार्स इंटरमीडिया। न्यूरोहाइपोफाइसिस में पार्स नर्वोसा, इन्फंडिबुलम, मीडियन इम्बिनेंसी, ये मैंने आपको एक लेयर यहाँ पे अलग से बताई है, तो ये मत बोलना कि मैम गलत बताया है। ठीक है, इंटरमीडिया इन्होंने नहीं लिखा है, मैंने आपको बता दिया है। अब देखो कहाँ थे हम, हाँ यहाँ पे पास डिस्टेलिस को साधारणतः अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जिससे वृद्धि हार्मोन जीएच, प्रोलैक्टिन, यही सारे अभी मैंने आपको बताए थे ना, टीएसएच, एसीटीएच, एलएच, ये सारे का स्राव होता है। इंटरमीडिया जो है वो आपका एमएसएच, ये भी मैंने अभी आपको बताया, मेलानोट्रोपिक का स्राव करता है और पास इंटरमीडिया द्वारा पास डिस्टेलिस से लगभग जुड़ा रहता है। ठीक है, अब देखो न्यूरोहाइपोफाइसिस में भी मैंने आपको बताया कि वेसोप्रेसिन या फिर एडीएच और ऑक्सीटोसिन दो आपके क्या होते हैं, हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। अभी तक हमने आपकी जितनी बात की है वो एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ तक की है। ठीक है, अब देखो, अब हम एक एक हार्मोन्स का देखेंगे कि उनकी अधिकता और उनकी कमी की वजह से क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक पढ़े हैं, अब इसके आगे हम ये पढ़ते हैं कि इसके बाद कौन कौन से हार्मोन से कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो अभी तक मैंने जितनी भी बात की आपको समझ में आया? चलो अब आगे चलते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि है, क्या है बेटा, जो हमारी पीयूष ग्रंथि है उसका स्थल क्या है, स्थल क्या है, तो उसका स्थल है सेला टर्सिका नाम का। स्फेनॉइड बोन्स आपने पढ़ी थी, स्फेनॉइड बोन करके ऐसे करके पढ़ी थी, तो यहाँ पे ही क्या होता है, ये प्लेस्ड होता है। ठीक है, अब देखो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स देख लेते हैं भाई कि कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन है वो हम क्या देख लेते हैं, ग्रोथ हार्मोन। तो देखो ग्रोथ हार्मोन नाम से ही एकदम क्लियर है कि ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा कि पहली बात तो ये शारीरिक वृद्धि करेगा, बोन्स की जो अनुदैर्ध्य मतलब जो स्थिति है उसमें क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो बेसिकली जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, शारीरिक वृद्धि करवाने के लिए, प्रोटीन संश्लेषण करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब देखो इसकी कमी होगी तो क्या होगा, बौनापन होगा, और अगर इसकी अधिकता होगी फिर क्या होगा अधिकता मतलब अति श्रावण होगा, बहुत ज्यादा श्रावण होगा, तो क्या होगा, आपका जिजेंशियम होगा बच्चों में। और जिजेंशियम किस में होगा, बच्चों में। देखो क्या होगा कि जब उसकी कमी होगी तो बौना रह जाएगा, और जब उसकी अधिकता होगी तो बच्चा क्या होगा, एक्स्ट्रा लंबा होगा या उसका एक्स्ट्रा चीजें हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे जिजेंशियम। और एडल्ट्स में इसी को बोलते हैं एक्रोमेगली। क्या बोलते हैं, कौन सी डिजीज बोलते हैं एडल्ट्स में, एक्रोमेगली। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीएच के अतिस्राव से शरीर की असमान वृद्धि होती है, और जिससे क्या होता है, अतिकायकता कहते हैं, और इसके अल्प श्राव यानी कम श्राव से बौनापन रह जाता है। और वयस्कों में विशेष रूप से मध्य आयु वर्ग के लोगों में वृद्धिकारी हार्मोन के अतिस्राव से अत्यधिक विकृति विशेषता चेहरे की हो जाती है, जिसे एक्रोमेगली कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, अतिकायता कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलें। अब देखो इससे जटिलताएं हो सकती हैं। आप बोलोगे कि मैम
क्या ही हो सकता है अगर कोई बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाए, नहीं भाई, तो बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं कि यदि ये नियंत्रित ना हो तो समय से पूर्व व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो जीवन के अगर प्रारंभिक काल में ही अगर आप इन रोगों का पता लगा लेते हो तो फिर क्या होता है, उनमें ट्रीटमेंट्स हो सकता है। अगर नहीं किया जा सकता है तो फिर क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, दूसरा जो हम हार्मोन है वो हम देख लेते हैं बेटा, वो क्या है। अच्छा हाँ, एक चीज और जान लो कि इसका जो संदमन है सोमेटोस्टेनिन करेगा, जो हाइपोथैलेमस से निकलेगा सोमेटोस्टेनिन, वही जीएच हार्मोन्स का क्या करेगा, संदमन करेगा, क्योंकि हार्मोन ही उसको उत्तेजना भी दे रहा है और हार्मोन ही उसका क्या कर रहा है, संदमन भी कर रहा है। दूसरा जो है वो टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अब देखो टीएसएच के बारे में हम क्या बात करते हैं। टीएसएच पहली बात तो थायराइड ग्रंथि को, जो हमारी थायराइड सॉरी जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उसको प्रेरित करता है, किस चीज के लिए, सिक्रीशंस करने के लिए, कौन, टीएसएच। ठीक है, फिर आता है बेटा एसीटीएच। अभी आप ये सारी चीजें पीछे देख चुके हो, है ना। तो एसीटीएच जो है वो क्या कर रहा है भाई, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, एसीटीएच क्या कर रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के स्रावण को प्रेरित कर रहा है। ये देखो, ये किडनी देखी थी आपने, इसके ऊपर आपने ये देखा है ना, एड्रिनल ग्लैंड। तो एसीटीएच क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्लूकोक्लोटिकॉइड्स के श्रावण को क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। उसके बाद देखो आपने देखा था एफएसएच और एलएच। एफएसएच क्या कर रहा है, देख लो, पुरुषों में, जिसका फुल फॉर्म तो आपको पता है ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो एफएसएच पुरुषों में क्या कर रहा है, शुक्राणु नियमन कर रहा है, सर्टोरी सेल्स जो है वो पोषक पदार्थ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और महिलाओं में ग्राफियन फॉलिक्यूल्स को परिपक्व या ग्राफियन पुट्टिकाओं को परिपक्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि लुटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो क्या कर रहा है, वो लेडिंग सेल्स जो है वो एंड्रोजन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करने में हेल्प कर रहे हैं। महिलाओं में ओवल्यूशन, है ना, इन सारी चीज़ों को क्या हो रहा है, उन करने में चेंज कर रहा है। इसके बाद जो इंटरमीडिएट था, या आप इसको एडिनो हाइपोफाइसिस का ही भाग मान लो, जिसको हमने MSH कहा था। और ये MSH का फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया था, मिलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये मिलानिन का सिक्रीशन करते हैं, जो कि एक त्वचा का वर्णक होते हैं। क्या होते हैं ये, क्या हो गया भाई, ये क्या कर रहे हैं, ये मिलानिन का सिक्रीशन कर रहे हैं, जो कि क्या है, एक त्वचा का वर्णक है। ठीक है देखो, मेलानिन की वजह से ही हमारे जो स्किन का कलर जो होता है वो काफ़ी हद तक क्या होता है, डिपेंड होता है। जैसे बोलते हैं जिसमें मेलानिन ज़्यादा है उसका रंग थोड़ा डार्क होगा, जिसमें मेलानिन कम है वो थोड़ा गोरे रंग का होगा। ठीक है, तो ये त्वचा वर्णक की तरह काम करता है। इतना क्लियर है। अब देखो, अगर हम पश्च पिशूज ग्रंथि की बात करें तो हमने देखा था वहाँ पे हमें ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन या फिर ADH, दो तरह के हार्मोन्स हमने देखे थे। ये क्या ही है भाई, रुक जाओ, मूव नहीं करना है। हाँ अभी ठीक है। ठीक है, तो अब लास्ट में देख लेते हैं, हम क्या देख लेते हैं फिर से। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे बेटा, हम देख रहे थे अब पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन कौन से आएंगे। पश्च पीयूष ग्रंथि में जो कि पास नर्वोसा से, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन है। इन दोनों को न्यूरो हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो चिकनी पेशियों का संकुचन करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, एक तो चिकनी पेशियों का संकुचन करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चिकनी पेशियां कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। तो पहले आप मुझे ये बताओ। ठीक है, देखो सबसे पहले जो हमारा गर्भाशय की मायोमेट्रियम होती है, आपने देखा था गर्भाशय की 3 वॉल्स होती हैं, उनमें से जो मायोमेट्रियम होता है उसमें जब लेबर पेन होता है बच्चे के जन्म के समय, वो उसमें क्या करता है, संकुचन करने में मदद करता है। कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। और क्या है, जो
जो स्तन ग्रंथियां हैं उनमें भी संकुचन पैदा करता है, ताकि उनसे क्या हो सके, जो दुग्ध का श्रावण है वो क्या करे, हो सके। तो देखो दुग्ध निष्कासन में यानी दुग्ध के निकलने में हेल्प करता है। मायोमेट्रियम के संकुचन में जो चिकनी, ये सारी क्या है, चिकनी पेशियां यहाँ पे करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, इसीलिए क्योंकि ये मायोमेट्रियम के संकुचन में मदद करता है। और जब किसी को लेबर पेन नहीं होता है तो उसको आर्टिफिशियली तरीके से ऊपर से ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं ताकि उसको लेबर पेन हो, ठीक है। अब वैसोप्रेसिन के काम आपको पता है, एक तो वैसो कॉन्स्ट्रक्टर की तरह काम करता है, और आपने वो पढ़ा था जब मैंने आपको किडनी पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो दूरस्थ नलिका थी, जो डीसीटी थी, वहां से एक्सेस जो क्या था, वाटर और बाकी चीज़ों के अवशोषण में एडीएच हेल्प करता है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। इनकी कमी से क्या हो जाएगा भाई, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाएगा, कि अगर मतलब आपका बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है, लॉस होगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, पीनियल ग्लैंड देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड बेटा एकदम छोटी सी प्यारी सी ग्लैंड होती है, क्या ही काम करती है। पहली बात तो ये डायनसेफेलन के पृष्ठीय भाग में पाई जाती है, ठीक है। हार्मोन इसमें कौन सा सिक्रेट होता है, मेलेटोनिन। क्या होता है भाई, मेलेटोनिन। अब आप बोलेंगे मैम ये क्या काम करता है, तो देखो ये जो हमारा पहली बात है कि पिगमेंटेशन, स्किन कलर में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलेशन में और डिफेंस सिस्टम में, इन सारी चीज़ों में काम करता है। पर जो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है वो एक जैविक घड़ी की तरह काम करता है। किसकी तरह, ये वाला पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। बायोलॉजिकल क्लॉक, आपने एक शब्द सुना होगा, तो बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर जैविक घड़ी साइकिल के रूप में, या फिर आप कह सकते हो 24 आवर्स स्लीप वेक साइकिल के रूप में काम करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम थायराइड। तो थायराइड जो हम देख रहे हैं, अब हम इसमें क्या देखेंगे, थायराइड ग्लैंड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, आपने स्ट्रक्चर में ऐसे देखा होगा, ये हमारा ट्रैकिया होता है, तो यहाँ पे आपको थायराइड ग्लैंड देखने को मिलती है, बाइलोब्ड होती है, फॉलिकल्स मिलेंगे, ठीक है, और दो तरह के हार्मोन्स मिल जाएंगे, थायरोक्सिन और टीसीटी। क्या क्या है, थायरोक्सिन जिसमें आपके T3 T4 आ जाते हैं, और दूसरा क्या है, टीसीटी। और टीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, थायरोकैल्सीटोनिन, ठीक है। अब एक चीज जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो ये है कि ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो थायराइड ग्लैंड है बॉडी में, वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो थायरोक्सिन के अगर हम काम देख लें, T3 T4, ठीक है, तो ये काम क्या है, ये आइडो हार्मोन्स हैं, आपको पता है, अभी आपने पीछे देखा था कि ये क्या है, ये आइडो हार्मोन्स है। और ये टीसीटी जो है वो क्या है, ये पेप्टाइड हार्मोन्स है। ये भी याद रखना कि ये पेप्टाइड हार्मोन है, और ये क्या है, ये आइडो हार्मोन है, ठीक है। अगर हम थायरोक्सिन के काम देखें तो आरबीसी उत्पादन में, हमारा बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने में, कि क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो हमें बहुत एनर्जी की, ऊर्जा की जरूरत हो रही है, ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है, तो हमारा बीएमआर बढ़ाने में, आरबीसी के प्रोडक्शन में, शिशुओं में एक शारीरिक और मानसिक वृद्धि करने में। देखो शिशुओं में ये शारीरिक और मानसिक वृद्धि करने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो शिशुओं में फिर जड़ मानवता जैसी डिजीज हो जाती है, जिससे उनका शारीरिक और मेंटल ग्रोथ बहुत ही रुक जाता है। वो ऐसे हो जाते हैं कि उनका विकास सही से नहीं हो पाता है, तो उसको जड़ मानवता भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, उपापचय, इन सारी चीज़ों में भी ये ऑब्वियस सी बातें हेल्प करेगा बेटा। क्यों हेल्प करेगा, क्योंकि ये हमारा बीएमआर रेट को बढ़ा रहा है, ठीक है। बताओ इतना क्लियर है। और अगर हम देख लें तो H2O इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में आयोडीन की कमी अगर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, घेंघा रोग, ग्वाइटर डिजीज। यहाँ पे आपने बुक्स में या टीवी में ऐसे देखा होगा कि यहाँ पे ग्वाइटर डिजीज या घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। अधिकता हो जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई, अतिश्रावण थायरोक्सिन का हो जाएगा तो ग्रेव्स डिजीज हो जाएगा, जिसको क्या बोलोगे, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। कौन सी डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, याद रखना, ठीक है। अब दूसरा अगर हम देख लेते हैं जो कि क्या है, थायरोक्सिन हमने देख लिया, अब दूसरा देख लेते हैं टीसीटी। तो
टीसीटी क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन Ca2 उपापचय से संबंधित होगा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल घटाएगा, कैल्शियम के उत्सर्जन को प्रेरित करेगा और कैल्शियम को अस्थियों में क्या करेगा? स्थानांतरित करेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटा रहा है तो बोलेगा जा भाई तू अस्थियों में जाओ तुम अस्थियों में जाओ तुम यहाँ जाओ। ब्लड से कैल्शियम के लेवल को निकाल के बाकी जगहों पे भेजेगा, ताकि ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है वो कम रह सके और उसके कैल्शियम के उत्सर्जन को क्या करेगा? रूपांतरित करेगा। तो ये जो हार्मोन है टीसीटी, ठीक है, ये जो हार्मोन है टीसीटी यानी इसका फुल फॉर्म है थायरोकैल्सिटोनिन, इसके जस्ट अपोजिट एक हार्मोन काम करता है जिसको हम बोलते हैं पीटीएच। और पीटीएच का फुल फॉर्म आपने बहुत बार सुना होगा भाई, क्या है? पैराथायरॉयड हार्मोन, या इसको ही कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं, आपने पहले सुना होगा कोलिप्स हार्मोन, या फिर इसको क्या कहते हैं? पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं। ये इसके जस्ट अपोजिट काम करता है। जस्ट अपोजिट मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये देख लो कि ये टीसीटी के विपरीत काम करता है। अब ये ब्लड में जो आपके कैल्शियम का लेवल है उसको इंक्रीज करेगा। तो कैसे इंक्रीज करेगा? अस्थियों का विखनिजीकरण करेगा, मतलब कि अस्थियों में जो पहले टीसीटी ने अस्थियों में भेजा था इससे वापस लाएगा, ठीक है, कि भाई तुम आ जाओ। दूसरी चीज ये क्या करेगा कि जो अवशोषण करेगा आहार नाल से, किडनी से जो कैल्शियम किडनी में के थ्रू वो जा रहे थे उनको भी वापस लाएगा कि हाँ भाई ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस काम करते हैं, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं और मिलके क्या करते हैं? कैल्शियम के लेवल को बॉडी में मेंटेन रखने का काम करते हैं। ठीक है बेटा। अब इनकी कमी से क्या होगा? हाइपोकैल्सेमिक टेटनी हो जाएगी। पीटीएच की कमी से क्या होगा कि हाइपोकैल्सेमिक टेटनी हो जाएगी, ये डिजीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैनक्रियाज। फिर से हो गया भाई, ये मूव पे लग जा रहा है, रुक जाओ। ठीक है, अब जो देख लेते हैं उसके बाद हम क्या देख लेते हैं? पैनक्रियाज। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? पैनक्रियाज देख रहे हैं। ठीक है, अग्नाशय देख रहे हैं। तो पैनक्रियाज जो है एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन सिक्रीशन भी होता है और एंडोक्राइन सिक्रीशन भी होता है। एक्सोक्राइन सिक्रीशन भी होता है और एंडोक्राइन सिक्रीशन भी होता है। अब ये कहाँ कहाँ होता है हमें ये देखना है। तो जो एक्सोक्राइन सिक्रीशन होता है बेटा, ये जैसे हमारा पाचन रस, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो जो हमारा पाचन रस है वहाँ पे आप देखेंगे कि पैनक्रियाज का जो है एक्सोक्राइन सिक्रीशन हो रहा है। एंडोक्राइन सिक्रीशन में यहाँ पे क्या होता है? इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? 1 से 2 मिलियन लैंगरहंस दीपिकाएं पाई जाती हैं। 1 से 2 मिलियन लैंगरहंस दीपिकाएं पाई जाती हैं। और यहाँ पे 3 तरह की चीज़ें देखी जाती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल्स। और देखो आपके सिलेबस में तो 2 ही है, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। ठीक है, लेकिन एक और है जो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अल्फा सेल्स क्या सिक्रीट करती है? ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, और बीटा सेल्स सिक्रीट करती है इंसुलिन, और ये सेल सिक्रीट करती है क्या? सोमेटोस्टेनिन। ठीक है, ग्लूकागॉन, इंसुलिन। अब देखो ग्लूकागॉन और इंसुलिन जो अल्फा और बीटा सेल्स सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ग्लूकागॉन कौन सिक्रीट कर रहा है? अल्फा सेल्स। बीटा सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं? इंसुलिन। जैसे अभी आपने पीछे जो हार्मोन्स देखे थे, पीटीएच है ना, देखे थे कि नहीं देखे थे? जो मैंने अभी आपको लस बताए थे, टीसीटी और पीटीएच, सेम वैसे ग्लूकागॉन और इंसुलिन भी एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। एक जो काम कर रहा है दूसरा उसके अपोजिट करेगा, दूसरा जो कर रहा है पहला उसके अपोजिट करेगा, तो एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। ठीक है, अब एंटागोनिस्टिक क्या काम करते हैं देख लो। दोनों ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बना के रखने में सहायता करते हैं, ये बात याद रखना। दोनों ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बनाए रखने में सहायता करते हैं। दोनों ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बनाए रखने में क्या करते हैं बेटा? सहायता करते हैं। ठीक है, अब देखो ब्लड में क्या कैसे सहायता करते हैं? इसको, इस प्रोसेस को समस्थापन भी कहते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? देखो ब्लड के ग्लूकोज को, यानी कि
ऐसे समझ लो कि सबसे पहले जो है क्या होगा, ग्लाइकोजन का अपघटन कर देंगे। कौन? ये सबसे पहले हम अल्फा की बात करें यानी ग्लूकागॉन की बात करें, ये ग्लाइकोजन बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में रहता है, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें भाई? ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन का अपघटन करता है ग्लूकोज में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। दूसरा, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, उनका भी अपघटन करता है, इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नया हो रहा है, जो गैर कार्बोहाइड्रेट चीजें हैं उनका भी कन्वर्जन किसमें कर रहा है? ग्लूकोज में कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज का कन्वर्जन करेगा ग्लाइकोजन में, जिसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ये बात याद रखना। इसको हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं। किसको? इंसुलिन को हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, और क्या करेगा ग्लूकोजन? इंसुलिन की कमी से क्या हो जाएगा? आपको पता है, डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या होंगे? ग्लाइकोसूरिया, मूत्र में ग्लूकोज जाने लगेगा। कीटोनूरिया, मूत्र में कीटोन बॉडीज मिलना शुरू हो जाएंगी। और जिनको भी शुगर होता है, आपको बहुत कॉमन बीमारी है शुगर, आपको पता है शुगर कब होगा? इंसुलिन की वजह से होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन, जैसे आपने बहुत मीठा खा लिया, आपने जाके धर के कोल्ड ड्रिंक पी ली, ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा हो गया, फिर इंसुलिन बेचारा उसको कम करता है। ठीक है, तो अगर जिनको शुगर हो जाता है उनकी बॉडी में क्या होता है? इंसुलिन का प्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ओके, अब दूसरी जो हम ग्लैंड पढ़ेंगे बेटा, वो ग्लैंड हम पढ़ लेते हैं क्या? एड्रिनल आध्रविक्र ग्रंथि, हाँ, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं, वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये सब देख लो, वही सारी चीजें दी हुई हैं। पीछे चले जाते हैं हम, थोड़ा आगे आगे, रुक जाओ। ये देखो, ये डायग्राम एक यहाँ पे देख लो, ये आपके थायराइड की स्थिति को दिखा रहा है ये डायग्राम। ये श्वास नली है, इसके दोनों साइड मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे आपको थायराइड ग्लैंड देखने को मिलेगी। ये आपकी स्वर नली है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है, इसलिए मैंने देख लिया। पैराथायरॉयड के बारे में भी हमने बात कर ली है, थाइमस के बारे में बात कर ली है। एड्रिनल ग्लैंड देख लेते हैं। ये देखो, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हमें क्या देखना है? देखो, शरीर में प्रत्येक वृक्क के ऊपर एक जोड़ी वृक्क होता है, इसके ऊपर क्या होता है? अग्रभाग में स्थित एक जोड़ी ये ग्रंथियां होती हैं, और ये दो प्रकार के ऊतकों से निर्मित होती है। ग्रंथि के बीच में स्थित को मध्यांश और बाहर की ओर स्थित को वल्कुट कहलाते हैं। तो देखो, इसमें ये जिस तरीके से आप देख रहे हो, ये एड्रिनल ग्लैंड, तो यहाँ पे जो बाहरी पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? वल्कुट या फिर कॉर्टेक्स, और जो अंदरी पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? मेडुला या फिर क्या बोलेंगे? मध्यांश। आध्रविक्र मध्यांश दो प्रकार के हार्मोन्स का स्रावन करता है, जिसे एड्रेनिल एपिनेफ्रिन और नॉन एड्रेलिन या नॉर एफिनेफ्रिन कहते हैं। तो एक ये हो गया नॉर एड्रेलिन या नॉर एफिनेफ्रिन, और ये एक हो गया एड्रेलिन या एपिनेफ्रिन। ठीक है, अब देखो, कैटकोलिमिनस, एड्रेनिल और नॉर एड्रेनिल किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता से तेजी से स्रावित होते हैं, और इस कारण इनको आपातकालीन हार्मोन, युद्ध हार्मोन या फिर फ्लाइट, मतलब 3F इनको लिख देते हैं। लड़ाई में जब आप बहुत हड़बड़ी में हो, जल्दबाजी में हो, आपके दिल पे बहुत प्रेशर हो, उस कंडीशन में ये हार्मोन्स क्या होते हैं? सिक्रीट होते हैं। तो तनाव में सिक्रीट होते हैं, इसलिए इनको 3F भी हार्मोन कहते हैं। तो कितने हार्मोन्स निकल रहे थे? दो। कौन कौन से? एड्रेनिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एड्रेनिन, नॉन। हार्ट बीट ज्यादा हो, बीपी ज्यादा हो, श्वसन ज्यादा हो, स्वेटिंग ज्यादा हो, O2 की खपत ज्यादा हो, तो हर जगह पे क्या होंगे? ये आपके क्या होंगे? सिक्रीट होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? इसीलिए इनको क्या कहते हैं? हम आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी 3 तरह के हार्मोन आपको देखने को मिलेंगे। जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं बेटा, इसमें भी आपको 3 तरह के हार्मोन देखने को मिलेंगे। वो 3 तरह के हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और एक होता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे लिखा है कि नहीं है, आगे देख लेते हैं। हाँ, देखो लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? जो लेयर्स हैं, 3 परतों में जो आध्रविक वल्कुट को विभाजित किया गया है वो बताया गया है। वो कौन कौन सा है? रेटिकुलेरिस, जोना फैसिकुलाटा और ग्लोमेरुलेसा। ठीक है, और आध्रविक वल्कुट कई हार्मोनों का श्रावण करता है, जिसे सम्मिलित रूप से कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। ठीक है, अब
जो कॉर्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में संलग्न होते हैं उनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ये लिखा हुआ है, हम आपको बता देते हैं क्या क्या है, बाकी तो आपके एनसीईआरटी में सेम लिखा है और आपको लर्न ही करना है बेटा। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेशन करता है किसका, Na का, सोडियम का, H2O का किडनी से, ठीक है, और पोटेशियम और फॉस्फेट के स्टिमुलेशन को, एक्सक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और ये मेनली किसके कंट्रोल में रहता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन पाथवे। उसके बाद आता है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसमें कॉर्टिकोसोल और कॉर्टिकोस्टेरोन होते हैं। ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन होता है और ये क्या करता है, रेगुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ WBC की। ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट भी होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, मिनरलो नहीं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इम्यूनो सप्रेसर क्या होता है कि जैसे आपने देखा है जब किसी का बॉडी ट्रांसप्लांट होता है, किसी के शरीर में कोई अंग प्रत्यारोपण होता है, तो शरीर को कुछ मेडिसिन दिया जाता है ताकि शरीर क्या करे, अब क्योंकि शरीर में इम्यून सिस्टम है वो दूसरे की चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ताकि शरीर का वो इम्यून सिस्टम दबा रहे उसके लिए क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसर देते हैं। तो ये जो हमारा क्या है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से, ये इम्यूनो सप्रेसर की तरह भी काम करता है। कब, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। और फिर आता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स या गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। ये हमारे शरीर में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं या डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ग्लैंड या सेक्स डिफरेंशिएशन, इन सारी चीज़ों में क्या करता है बेटा, मदद करता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, बताओ, इतना क्लियर हो गया भाई, क्या काम करता है, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ, बताओ, हो गया। अब चलो आगे देख लेते हैं, ये इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, इसके बाद डिजीज देख लो कि अगर एड्रिनल वल्कुट द्वारा हार्मोन के अल्प श्रावण के कारण कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण अत्यंत दुर्बलता और थकावट का अनुभव होता है तथा एडिसन्स रोग हो जाता है। तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, बोलो ठीक है, हो गया। आगे चलें। अब देखो हमने यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया, थाइमस के बारे में पढ़ लिया, थायराइड के बारे में पढ़ लिया, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया, पिट्यूटरी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उनकी डिजीज देख लिया, ये भी देख लिया कि उनसे कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं। तो चलो अब कुछ और भी हार्मोन्स देख लेते हैं जो हम बचे हुए हैं। अग्नाशय भी हम देख चुके हैं, अब हम देख लेते हैं वृषण और अंडाशय। ये देखो, ठीक है, तो देखो वृषण में क्या है, नर में उदर गुहा के बाहर वृषण कोश होता है, आपने देखा है एक जोड़ी वृषण होते हैं, आपने पहले पढ़ा भी होगा। तो वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग के साथ ही अंतरस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करते हैं और वृषण शुक्रजनक नलिका, भरण या अंतराली ऊतक का बना होता है, ठीक है। लेडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं अंतरनलीय स्थानों में उपस्थित होती हैं और एंड्रोजन या फिर नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रमुख हार्मोन का स्राव करती हैं, ठीक है बेटा। अब एंड्रोजन नर के सहायक जनन अंगों जैसे कि एपिडिडाइमिस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा आदि के, ये सारे स्ट्रक्चर आपको याद है ना, ये आपने पढ़े होंगे, है ना, जो हम बता रहे हैं ये सब मेल सेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या है, रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। और देखो क्रियाओं का नियमन करते हैं ये हार्मोन, पेशी वृद्धि, मुख और अक्षीय रोम के वृद्धि को, धात्मकता, निम्न स्वरमान, आवाज इत्यादि को उत्तेजित करते हैं, ठीक है। एंड्रोजन शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका निभाते हैं और एंड्रोजन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर नर लैंगिक व्यवहार को भी प्रभावित करता है, ठीक है, ये देख लो। इसके बाद अंडाशय में देख लो, तो महिला के उदर में अंडाशय का एक युग्म होता है और एक प्राथमिक मादा लैगिंग अंग है जो प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडे को उत्पादित करता है। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। हार्मोन्स आपको देखना है, यहाँ पे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, और अंडोत्सर्ग के पश्चात विखंडित पुट्टिका जो होती है वो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है, जो कि मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। तो देखो बेटा इस चैप्टर में क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लर्न करनी है, कौन सा अंग है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रखनी है। इसमें समझने की चीज़ें बहुत कम है और याद रखने की चीज़ें क्या हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं, कि आपको याद रखना है कि कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रही है, क्या कर रही है, ये सारी बातें आपको क्या करना है, याद रखनी है, ठीक है।
तो ये इस तरीके से हमने ये भी देख लिया कि जो मेल और फीमेल में आपके कौन से हार्मोन जो है वो सिक्रीट हो रहे थे, ये वाली चीज़ भी आपने देख ली है ना। अब देखो कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। ये भी अब हाँ ये भी देख लो कि एंड्रोजन स्ट्रियो में द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि तथा क्रियाओं में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। स्तन ग्रंथियों का परिवर्धन इत्यादि भी करते हैं। और एस्ट्रोजन स्त्रियों के लैंगिक व्यवहार का नियामक भी है। प्रोजेस्टेरोन प्रसवता में सहायक करते हैं और प्रोजेस्टेरोन दुग्ध ग्रंथियों पर भी कार्य करके दुग्ध संग्रह कुपिकाओं के निर्माण और दुग्ध के स्राव में सहायता करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये देख लेते हैं हृदय, वृक्क और जठर आंतरीय पथ के हार्मोन। ठीक है, अभी तक हम जो भी हार्मोन पढ़ रहे थे उसके अलावा बेटा हमको ये भी देखना है कि हृदय में या यहाँ पे इन सारी जगहों से कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि क्या हो रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है और आपको क्या करना है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्या करा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, याद रखना है। तो चलो अब देख लेते हैं कि अब तक हमने देखा कि जो अंतःस्रावी और उनके हार्मोन के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अब देखो हम ये देखते हैं कि हार्मोन का स्राव कुछ अन्य अंगों द्वारा भी किया जाता है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है, लेकिन फिर भी वो हार्मोन्स का क्या कर रही है, श्रावण कर रही है। जैसे उदाहरण के लिए हृदय की आलिंद भित्ति द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का श्रावण होता है जिसको एटीएल नाइट्रियूरेटिक कारक कहते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ANF। और यह रक्तदाब को कम करता है। जब भी रक्तदाब बढ़ जाता है तो ये ANF के स्राव और इसकी क्रिया के फलस्वरूप रक्तवाहिकाएं विस्फादित हो जाती हैं और ये रक्तदाब को कम कर देती हैं। ठीक है, अब ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड तो है नहीं, फिर भी सिक्रीशन कर रहा है। इसके अलावा वृक्क की जस्टाग्लोमुलर कोशिकाएं इरेथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं जो रक्ताणु उत्पत्ति को प्रेरित करता है। और जठर आंतरिक पथ के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं 4 मुख्य पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है, जिसमें क्या है, गैस्ट्रिन है, सेक्रेटिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन है और जठर अवरोधी पेप्टाइड है। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों पे कार्य करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजन के स्राव को प्रेरित करता है। और सेक्रेटिन बाह्य स्रावी अग्नाशय पे कार्य करता है और जल तथा बाइकार्बोनेट आयनों के स्राव को प्रेरित करता है। ठीक है, अब देखो कोलिस्टोकाइनिन अग्नाशय और पित्ताशय दोनों पे कार्य करता है और क्या करता है, एंजाइम और पित्त के रस के स्राव को प्रेरित करता है। ठीक है, अनेक अन्य ऊतक जो अंतःस्रावी नहीं है वो भी कई हार्मोन का स्राव करते हैं जिसे वृद्धि कारक हार्मोन कहते हैं। और ये वृद्धि कारक ऊतकों की समान वृद्धि और उनकी मरम्मत और पुनर्जनन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, हार्मोन की क्रियाविधि क्या है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस तरीके से हार्मोन काम करते हैं, जो अमीनो एसिड होते हैं और ये सारी चीज़ें आप याद करो, मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बता दी थी, याद है ना, कि किस तरीके से पेप्टाइड हार्मोन्स जो होते हैं वो जाते हैं और किस तरीके से स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं वो जब जाते हैं तो उनको यहाँ पे केंद्रक में क्या होता है, एक जो RNA mRNA प्रोटीन होता है, यहाँ पे हार्मोन ग्राही कॉम्प्लेक्स होता है जो उसको रिसीव करता है और फिर आगे जो है होता है उनकी वृद्धि और विभेदन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो देखो इस तरीके से ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है और इस चैप्टर में लर्न करने की चीज़ें ज़्यादा हैं। चीज़ों को बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इस चैप्टर में समझने की चीज़ें कम है बेटा, लर्न करने की, याद रखने की चीज़ें ज़्यादा हैं कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, या जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नहीं भी हैं वो कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, तो इसके साथ आपकी फिजियोलॉजी की सीरीज़ भी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये सारे चैप्टर समझ में आए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर मिलेंगे, तब तक अच्छे से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।